गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में रिपीट हुए हैं और इससे आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में आइडिया होगा। तो रेगुलर आप इसको विजिट करें और आपसे एक उम्मीद है कि आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप कोशिश करें। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि टर्की यानी तुर्की किन के मध्य स्थित है, किन किन चीज़ों के बीच में वो स्थित है। पहला पार्ट है उसमें काला सागर और कैस्पियन सागर। दूसरा ऑप्शन दिया है काला सागर और भूमध्य सागर। तीसरा ऑप्शन है अकावा की खाड़ी और मृत सागर। और फिर है श्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर। आप महसूस कर सकते हैं ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए मैप की कितनी ज़रूरत होती है, मैप को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। और यही कारण है कि हम आपके लिए मैप की सीरीज़ ला रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि नहीं आपको पढ़ाया गया तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैप है। ये मैप किस चीज़ का है ये आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये टर्की है। टर्की यानी जिसे हम तुर्की के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ती है? वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है एशिया के, और ये यूरोप के बहुत करीब है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से सागर इसको टच कर रहे हैं। जरा आप एक बार ध्यान से देखें इसको। तो आप ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा। अगर हम बड़ा करके देखें तो आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? ब्लैक सी। आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक सी? हाँ, ये ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी को हिंदी में क्या कहेंगे? काला सागर। ओके, अब आप नीचे आइए। नीचे जो वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? मेडिटेरेनियन सी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? मेडिटेरेनियन सी कह रहे हैं। यानी दो जो सागर हैं, दो सीज हैं जिसके बीच में टर्की आता है, उसका नाम क्या है? उनका नाम है ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी को ही हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। तो अतः आपका जो ऑप्शंस हैं, वापस आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं कि टर्की किन के मध्य स्थित है? तो बट ऑब्वियस है कि ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, यानी काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से, क्या प्रश्न है आपका? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको याद आ रहा हो कि सबसे पहले आपकी जितनी भी लैंड मास था, यानी जितनी भी बॉडी थी, स्थल पार्ट जो था हिंदी मीडियम्स वालों के लिए, वो सारा का सारा एक मुट्ठी की तरह से, एक ग्रिप की तरह से था। और वो सारा इकट्ठा था जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे हम उसको? हम उसे जानते थे पेंजिया के नाम से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? प्लेटों के विस्थापन के कारण आप जानते हैं कि वो दो पार्ट्स में बदल गया, एक नॉर्थ पार्ट और एक आपका साउथ पार्ट। तो एक नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट। तो नॉर्थ पार्ट जो था, उस पार्ट को हम लोग अंकारा लैंड या लॉरेशिया के नाम से जानते हैं। और जबकि जो साउथ पार्ट है, सदर्न पार्ट है, उसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो गोंडवाना लैंड में आते हैं और कौन से पार्ट आपके अंकारा लैंड या लॉरेशिया के हिस्से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉरेशिया में नॉर्दर्न पार्ट आता है, तो उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा नॉर्थ अमेरिका। उसमें आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका के साथ क्या क्या आएगा? और कोई नहीं आ रहा इनमें से, ठीक है। किसके साथ? ये आ रहा है अंकारा लैंड के साथ। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड, वैसे तो हमें आंसर पता लग गया ना, ये क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट ही नहीं है, तो बट ऑब्वियसली ये आंसर हो जाएगा। यही आपसे प्रश्न पूछा गया, नहीं था, ये तो हो गया। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि कौन कौन से हिस्से आपके लॉरेशिया में आते हैं और कौन से हिस्से गोंडवाना लैंड में आते हैं। तो लॉरेशिया में आने वाले हिस्से हैं, एक तो आपका अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड। और अगर हम बात करेंगे गोंडवाना लैंड की, तो उसमें आता है साउथ अमेरिका और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भी बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे कि अरेबियन पार्ट और इसी के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये सब पार्ट किस में आते हैं? ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो बट ऑब्वियस है, एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होने वाला है
आपका आंसर होने वाला है नॉर्थ अमेरिका। उन्होंने पूछा कि गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था। इट्स ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है, तो बड़ा करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है आपसे कि भारत में एक स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से यानी कोस्टल लाइन से कुछ किलोमीटर पीछे की तरफ हट जाता है और फिर तट पर वापस चला आता है। और जब जल पीछे हटता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं, यानी उथला है, शैलो होगा वाटर, और यह अनूठी घटना देखी जा सकती है। तो आपको वैसे तो ये पता लग गया होगा कि ये क्या घटना हो रही है। ये घटना जब पानी का स्तर दिन में 2 बार बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। आपने हाई टाइड, लो टाइड सुना होगा, आपने सुना होगा ज्वार के बारे में, आपने सुना है, तो बस आपको आंसर आपका मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका लो टाइड और हाई टाइड का रीज़न है। और ये होता कहाँ पर है, ये होता कहाँ पर है, ये होता है आपका, ओके इसमें तो यार ऑप्शंस ही लिखना भूल गए हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 ऑप्शंस और थे और उन ऑप्शंस के नाम थे चांदीपुर और एक नागपट्टनम था। और इसका जो सही आंसर है वो उड़ीसा का चांदीपुर पड़ता है, क्योंकि वही ऐसा वाटर बॉडी है जहाँ पर ये घटना देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो शैलो वाटर है तो इजीली वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है इसके बाद, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी बारिश हो रही है, लेकिन होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कारण क्या है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर, सुना क्या होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप इंडियन हैं तो आप बेटर तरीके से जानते हैं कि आपके यहाँ पर जो बारिश का मौसम है यानी जो रेनी सीज़न है वो अप्रॉक्स कितने टाइम का होता है, वो 4 मंथ का होता है। ठीक है, ये आपका जून से स्टार्ट होता है और जून से स्टार्ट होकर ये जाता है आपका सितंबर तक। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो आपकी ये जो बारिश है, बारिश का जो टोटल पार्ट है उसका तकरीबन 95% इस साउथ ईस्ट जो मॉनसून होता है इसके कारण होता है और इसका समय सिर्फ 4 महीने होता है। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि वर्षा जो है वो कुछ थोड़े ही महीनों में उसका जोर होता है, यानी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये समझ सकते हैं कि जब पानी गर्म भूमि के ऊपर पड़ेगा तो ऐसा पानी जो आपका कम होगा इन कंपैरिजन टू लैंड, तो उसमें क्या होगा, उस गर्मी के कारण उसके वेपराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो वेपराइज होता है, ये बात भी ठीक है। और वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना बहुत अच्छी बात। एक्चुअली जो आपने देखा होगा जिसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं या तकड़ी बारिश जिसे कहते हैं, मतलब भारी बारिश कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी जो है बहुत तेज़ी के साथ बहता है और फिर उसके लिए हमारे पास कोई रेसर्वॉयर्स नहीं है जहाँ पर हमने उसको इकट्ठा किया हो, तो इसलिए वो क्या होता है, वो बह जाता है। और बह जाता है तो इसलिए हमारे पास वो पानी जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो आप काफ़ी प्लेसेस देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, या झांसी और ये जो बेल्ट है आपकी बुंदेलखंड की, तो आपने देखा हो काफ़ी वहाँ पर पानी की किल्लत रहती है। तो बिल्कुल सही है कि भारत में वर्षा का आधिक्य तो है, लेकिन देश प्यासी धरती समझा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आयोग की तरफ से और आप इसमें आंसर करने वाले हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों पार्ट आपके मैच कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिएगो मर्सिया। डिएगो मर्सिया कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए डिएगो मर्सिया है क्या। डिएगो मर्सिया एक्चुअली एक आइलैंड है। क्या है ये एक आइलैंड है और ये आइलैंड कहाँ पर है ये पूछा गया है।
डिएगो मर्सिया कह के छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि है क्या पर। तो ये एक्चुअली पड़ता है आपका जो आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। उस भूमध्य रेखा के साउथ में आप जाएंगे, जैसे ये भूमध्य रेखा है तो इसके साउथ की तरफ आप जाएंगे, वहां पर ये 7 डिग्री और 26 मिनट साउथ, कितना जाना पड़ता है, 7 डिग्री 26 मिनट साउथ अक्षांश पर पड़ता है। आपने सुना होगा ना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पढ़ाऊंगा मैं, टोटल पढ़ाऊंगा आपको, एक एक मैप, एक एक बारीकी बताऊंगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आपको पता होगा बारामूला ट्रायंगल कहाँ है, पॉलिनेशिया कहाँ है, नोरू किरिबाती का, आप सब चीज़ें जानेंगे, पॉलिनेशिया से लेके माइक्रोनेशिया तक सभी कुछ आपको पता होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें अभी, लेकिन प्रश्न हमारा ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वास्तव में स्थित कहाँ पर है, ये उष्ण कटिबंधीय एक मूंगे की का द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। और ये द्वीप ऐसा है जैसे कि फुट स्टेप होता है, ऐसा उसका आकार है। और ये आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य हिंद महासागर में। कहाँ पड़ता है, मध्य हिंद महासागर में। अब ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, इतना डिटेल नहीं पूछा गया, सिर्फ हिंद महासागर आप साइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? और मुझे नहीं लगता ये वन लाइनर क्वेश्चन जैसा आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा इसके बारे में। एक्चुअली हमारे यहाँ पर पेट्रोल उतना नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भी हम लोग अभी काफ़ी कमज़ोर हैं, और जल विद्युत है लेकिन उतना नहीं जितना हम इस्तेमाल कोयले को कर रहे हैं। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा सोर्स मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, कोल यानी कोयला। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और आपको पता होना चाहिए, मुझे फिर मैप दिखाना चाहिए था पर मैं शायद ऐड करना भूल गया। तो यहाँ इन्होंने बोला है आपसे कि कुछ शहर हम आपको दे रहे हैं, उन्हें उनके राज्य से यानी उनके जो देश हैं उससे आप मैच करें। तो आप देखिए क्या वो मैच हो रहे हैं, या क्या क्या युग्म आपको दिए हैं उनमें से आपको आंसर चेक करना है। पहला आता है आपका अलेप्पो। क्या आता है, अलेप्पो आता है। तो क्या आपको पता है कि अलेप्पो शहर कौन सा है, कहाँ पड़ता है ये? मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं पता है आपको। तो अलेप्पो जो है वो डायरेक्टली मैच करता है सीरिया से, बिल्कुल सीरिया में ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहते हैं कि किरकुक आपका यमन से बिलोंग करता है, जो बिल्कुल गलत बात है। किरकुक जो शहर है वो इराक का है। उसके बाद वो कहते हैं मोसूल भी फिलिस्तीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी शहर इराक का है। और मज़ार शरीफ तो आपने देखा हुआ नक्शे में, भारत को देखते हैं ना, भारत से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के बगल वाला जो स्टेट है, मतलब कंट्री है, विच इज़ नॉन एज अफ़गानिस्तान, तो वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो इसका मतलब हम 1 और 4 के साथ जाने वाले हैं, और 1 और 4 कहाँ पर है, वो है ए पर, और आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर और पूर्व पश्चिम सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ पर है? वो कस्बा बताइए जो इन दोनों से मैच करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत शहर जो है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं वो झांसी है। आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे आप नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं और आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, तो ये तकरीबन यहाँ पर आपका झांसी वो प्लेस है। झांसी पर वो कस्बा है, वो सिटी है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, पूर्व और पश्चिम सुपर हाईवे का मिलन होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या होगा? ये थोड़ा सा, वैसे तो लोग रटे रहते हैं, उन्हें पता होता है 4 या 5 के बारे में, और आपको भी इतना तो रखना ही चाहिए, कम से कम फर्स्ट 5 तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि हमें 4 के बारे में बात हो रही थी, तो क्योंकि हमारा चौथा प्लेस पड़ता है, तो 4 में पहले बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला आपका राजस्थान है। राजस्थान जो है उसका जो एरिया है वो तकरीबन पड़ता है
3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान के बाद दूसरा नंबर आपको याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश ही था, लेकिन छत्तीसगढ़ का जब से डिवीजन हुआ है तब से राजस्थान नंबर 1 पे आता है। तो आपको सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश आपका है तकरीबन 3,08,252 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कंडीशन क्या है? महाराष्ट्र की कंडीशन ये है, वो है आपका 3,07,713 किलोमीटर। और अब रहता है उत्तर प्रदेश, जो आपका एरिया के मामले में पड़ता है यूपी। कितना पड़ता है वो? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 28 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी के साथ आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। चौथे नंबर पर आपका पड़ता है क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? 2 सूचियों को सुमेलित करना है। किस तरह से? अब देखते हैं किस तरह से करना है सुमेलित। प्रश्न में इन्होंने कहा है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई ज़्यादा गर्म है। अधिक गर्म है या ज़्यादा गर्म है? ठीक है, तो ऐसा क्यों है? आप अगर मैप स्टडी करते हैं तो आप मैप को देखेंगे कि जो आपका विषुवत रेखा है, ठीक है, वो विषुवत रेखा के करीब कोलकाता पड़ता है या चेन्नई, उसी से आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दूं आपके लिए कि चेन्नई जो है वो कोलकाता के रिस्पेक्ट में विषुवत रेखा के ज़्यादा पास है, और इसी वजह से कोलकाता से वो ज़्यादा गर्म है। तो ए वाली बात ठीक है। और ये रीज़न बन किसकी वजह से रहा है? ये रीज़न बन रहा है आपका अक्षांश के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि आप विषुवत रेखा के पास हैं, इसलिए टेम्परेचर वहां पर ज़्यादा हुआ। अगला पॉइंट पूछते हैं वो आपसे, हिमालय में हिमपात। आपने जितनी भी स्टडी की है ना, आयोग बस यही देखता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बना है या नहीं बना है। आपको रटना नहीं है। जब आप पढ़ते हैं चीज़ें और आपको लगता है यार ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा आयोग आपसे, डायरेक्ट बहुत कम पूछता है। वो सिर्फ ये देखता है विश्लेषणात्मक शक्ति आपकी, एनालिटिकल पावर कितनी है आपकी, चीज़ों से आप किस तरह से उन्हें कैलकुलेट करते हुए आप कैसे रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वो अगला पार्ट पूछ रहा है कि हिमालय में हिमपात वो किससे मैच करता है। तो मैं आपको इसके लिए वाटर साइकिल के पास लेकर जाता हूँ। जल चक्र हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है? आप जानते हैं कि जब सूरज की गर्मी पड़ती है, यानी सूरज का जब ताप पड़ता है, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे सागर हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, उन सब से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। और वो इवेपोरेशन होने से क्या होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो गर्म हवा है, यानी कि आपकी जो वेपर है, वाटर वेपर, वो हल्की होती है इन कंपैरिजन टू एयर। तो इस वजह से वो क्या होती है? वो वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती चली जाती है। और ऊपर उठते उठते जब वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाती है, क्योंकि ऊपर जाने पर फ्रीजिंग पॉइंट तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां पर जाकर के वो किस में तब्दील हो जाती है? वो तब्दील हो जाती है किस में? बिल्कुल बर्फ में। और वो बर्फ जब बहुत भारी हो जाती है और वो हिमालय की जो चोटियां हैं, चोटी को ही तुंग कहते हैं। चोटी मतलब तुंग या तुंगता। तो जब वो उनसे टकराती है और टकराने से वहां पर बर्फबारी होती है, और आप जानते हैं इसीलिए हिमालय हमेशा बर्फ की चादर से ढका रहता है। तो हिमपात के लिए तुंगता जिम्मेदार है, और ये आपका बी सेकंड से मैच कर गया। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है कि पश्चिम बंगाल से पंजाब आते आते वर्षा कम क्यों हो जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि जिस वक्त दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ईस्टर्न ब्रांच है, यानी पूर्वी शाखा क्या करती है? वो पंजाब की तरफ मुड़ती है,
और मुड़ कर के वहां तक मानसून को लेकर जाती है, तो तब तक उसमें जो पानी की मात्रा है यानी ह्यूमिडिटी जो है उस मानसून की, वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो अब सागर से काफ़ी दूर जा चुका है, और सागर से दूरी होने के कारण अब उसके अंदर उतना पानी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए वहाँ पर पानी की बरसात मतलब बरसात के दौरान पानी कम गिरता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जाएगा आपका किसके साथ, ढूंढिए। यस, समुद्र से दूरी इसका कारण है, तो ये आपका फोर्थ से मैच कर गया। अब बात आती है डी पार्ट की, सतलज, बस उसमें तो कुछ सोचना नहीं है। फोर्थ पार्ट तो बेस किससे मिलेगा जाकर, वो जाकर मिल जाएगा लास्ट पार्ट से। लास्ट पार्ट क्या है आपका, वो पश्चिमी दाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन को। ए मिल गया आपका जाकर, ए आपका जाकर मिल जाता है किसके साथ, ए मिल जाता है अक्षांश से, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फिफ्थ पार्ट। और बी का हिमपात किससे मिलेगा, 2 से, बी का हो जाएगा 2। तो बस हो गया, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसके बाद आता है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां पर स्थित है। ये तो वन लाइनर है, आप देखते ही इसको टिक कर सकते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहां पर ये परियोजना है, तो इसको आप टिक करें और बस जल्दी से आगे बढ़ें, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न आता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। किस किस को सुमेलित करना है, हमें करना है पर्वतों को सुमेलित। वो पर्वत कौन कौन से हैं, एल्ब्रुश है, एल्ब्रुश के साथ कौन मैच करेगा, बताएं कोई। चलिए आप तो बताएंगे नहीं, तो मुझे बताना है। एल्ब्रुश एक्चुअली बिलोंग करता है रशिया के साथ। एल्ब्रुश कहाँ जाएगा, रशिया के साथ जाएगा, तो एल्ब्रुश को हम लेके चलते हैं घुमाकर रशिया तक, यानी ए का फोर्थ पार्ट। अब जाइए ए का फोर्थ पार्ट ढूंढते हैं, ये या तो सी है या फिर डी है। उसके बाद अगला आता है बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहते हैं किलीमंजारो, तो किलीमंजारो किससे मैच करता है, सबको पता हुआ है, तो किलीमंजारो में तो कुछ है ही नहीं। तंजानिया, किलीमंजारो गया तंजानिया के साथ, यानी बी का थर्ड पार्ट। तो बी का थर्ड पार्ट हो जाता है ये, तो हमारा ये तो गलत है और सी सही है, और हम सी के साथ जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। अब आपको सोचना है कयाक क्या होता है। क्या आपको पता है कयाक किसे कहते हैं? नहीं पता है तो मैं हूं आपके साथ। कयाक है शिकार के लिए एक संकरी नाव, एक पतली सी नाव जिस पर सवार होकर शिकार किया जाता है। ठीक है, ये कयाक कहलाती है। तो ए का हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड कहां पर है, लीजिए एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। इतना आसान प्रश्न क्यों देते हो भाई। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। इनोएट, इनोएट क्या है? इनोएट अगर आपने सुना हो एस्किमोज के बारे में, तो एस्किमोज, इनोएट वो सब एक ही चीज़ है। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध सबको बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, और आपको भी याद होगा इग्लू एक घर होता था जहाँ पर ये लोग रहते थे, वॉलरस का तेल निकालते थे, उससे वो प्रकाश करते थे, वो सब याद होगा आपको। तो मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड कराया, तो उसके लिए थैंक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इसका। यूनियोक, यूनियोक क्या है? यूनियोक आपको पता होना चाहिए, ये भी परिवहन के लिए यानी आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक साधन है। उसके बाद स्लेज तो सबको पता होगा, ये आपका है पहाड़ी कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब इसको खत्म करते हैं। ए के साथ जाएगा 3। हाँ वो तो हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया पहले ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि माउंट टिटिलस स्थित है। माउंट टिटिलस कहां पर स्थित है, बताए कोई मुझे। चलो मैं आपको 1 मिनट दूं कि आप मुझे बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे कैसे? नहीं बताएंगे, मैं ही बताता हूं। माउंट टिटिलस के बारे में जान लें कि माउंट टिटिलस स्विट्जरलैंड में है, और ये ज्वालामुखी के लावे के ठंडा होने से बना हुआ पर्वत है। ठीक है,
तो आप जल्दी से ढूंढें कि स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, और ये डी पार्ट है, और इसी के साथ ये प्रश्न भी हो गया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब पसंद आया होगा। आप मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, तो मुझे और आपको भी अच्छा लगेगा, और बहुत से लोगों को ये चीज़ जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सबको आराम से मिल पाएगी और वो तैयारी कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हैव ए गुड डे। और जीवन में आपको सफल होना है तो लगातार कोशिश करते रहिए, क्रैक द एग्ज़ाम। मुझे बहुत खुशी होगी अगर किसी को मेरी मदद से फ़ायदा होता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।